डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है वीएम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ऑर्बिटल कंसेप्ट, और सेकंड करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, और उसके बाद थर्ड नंबर पर करेंगे क्वांटम नंबर्स। तो एक एक करके हम ये सभी टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या होता है, नॉट डेफिनेट। यही आपने हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो एक डेफिनेट पाथ इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है हम सिर्फ एक जगह बता सकते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर मैक्सिमम हो, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हों, उस जगह को हम बोलते क्या हैं, ऑर्बिटल। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट डेफिनेट, हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस आउट ए रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum. This region of space around the nucleus is called as ऑर्बिटल। तो इस जगह को बोलते हैं ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट बताना कि यहाँ ही होगा ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। और आपने हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी यही पढ़ा था कि इस तरह से एक डेफिनेट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की नहीं बताई जा सकती है। तो इसी जगह को बोलते हैं ऑर्बिटल। तो मैं आपको हाइड्रोजन एटम के केस में बना के दिखाता हूँ। जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस इस तरह से होती है, ये मैं इधर बना देता हूँ। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर न्यूक्लियस है सपोज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की नियर द न्यूक्लियस ही होती है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की वो डिक्रीज़ हो जाती है। प्रोबेबिलिटी मतलब कि चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे ये डॉट्स लगाई हैं तो ये एक एरिया है जहाँ पर एक रीजन है स्पेस में, 3 डायमेंशनल है ये, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल को हम डिफाइन कैसे करेंगे ये भी आप नोट कर सकते हैं। एन ऑर्बिटल में बी डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए गिवन एनर्जी इज मैक्सिमम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम हों। ये जो मैंने बोला है ऑफ ए गिवन एनर्जी, किसी पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कम है तो उसका न्यूक्लियस के क्लोज जो है मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल का है तो वो थोड़ा लार्ज डिस्टेंस पर होगा, और हायर एनर्जी लेवल का है तो और ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के कुछ एनर्जी लेवल होते हैं जो आपने बोहर मॉडल में भी स्टडी किए हैं। तो इस तरह से ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन थी। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए बनाई है, कई बच्चों को हो सकता है ये क्लियर ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है और ये इतनी सारी डॉट्स कैसे लगा दी गई हैं। तो इसका आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास एक एटम है हाइड्रोजन का और ये उसके न्यूक्लियस की पोजीशन है और आपने उसका कोई पिक ली है और यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉन नज़र आया है। और ऐसे ही बहुत सारी पिक्स आप 1000 या लाख ले सकते हैं और उनको एक ही जगह पे सुपर इम्पोज करें। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बार रहा होगा वहाँ पर डॉट्स ज़्यादा आएंगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो है न्यूक्लियस के नज़दीक ही ज़्यादा है, तो इसलिए लार्ज डिस्टेंस पर उसके मिलने के चांसेस कम हैं, लेकिन फिर भी हो सकते हैं। तो इस तरह का जो रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस होता है, जहाँ पर हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और ये होता है 3 डायमेंशनल। आगे हम समझते हैं
डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट के बारे में आपने पढ़ा था कि वो एक सर्कुलर पाथ जो अराउंड द न्यूक्लियस होता है, एक वेल डिफाइंड, उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन ऑर्बिटल जो है वो 3 डायमेंशनल होता है, एक जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो इनमें डिफरेंस के जो पॉइंट्स हैं वो स्टडी कर लेते हैं। ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस है। ऑर्बिट जो है इज़ वेल डिफाइंड पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ये एक वेल डिफाइंड पाथ होता है। और इसका यहाँ पे हम एग्जैक्ट बनाते हैं, और इसी तरह से सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, जैसा कि आपने बोहर मॉडल में पढ़ा है। और ऑर्बिटल आपने अभी स्टडी किया था, ऑर्बिटल इज़ 3 डायमेंशनल, ये पूरा लिख लेना आप, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। और ऑर्बिट जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सर्कुलर टाइप के होते हैं। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, वो एक डिस्क टाइप होते हैं, इस तरह से प्लानर होते हैं। और डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स, तो अलग अलग ऑर्बिटल्स की शेप अलग अलग होती है। आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि ऑर्बिटल जो है उनके नेम होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल शेप में होते हैं, जिस तरह से अभी बनाया गया था हाइड्रोजन के लिए। पी ऑर्बिटल की इस तरह की शेप होती है, डम्बेल शेप जिसे बोलते हैं, वो भी आप आगे स्टडी करेंगे। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स की अलग अलग तरह की शेप होती है, लेकिन ऑर्बिट्स की सभी की शेप एक ही जैसी होती है, और वो कौन सी है, सर्कुलर। और थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक, जो चीज़ सर्कुलर होती है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि वो हर तरफ से एक ही जैसा होता है। लेकिन जो ऑल ऑर्बिटल्स जो हैं, यहाँ पर ऑर्बिटल हैं, ऑल ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स। हर ऑर्बिटल की डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स होती है, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल लिखा है। एस ऑर्बिटल क्योंकि स्फेरिकल है तो वो भी इसी तरह से होगा, चारों तरफ से एक जैसा होगा। लेकिन पी ऑर्बिटल जो है उनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकती है, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकती है, जेड एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकती है। तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब किसी की इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि उनकी एक डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रही है। तो एस ऑर्बिटल की तो डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन बाकी सबकी है। तो जब आप इनकी शेप्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा डायरेक्शनल करेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग। और आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज़ गिवन बाई 2n²। तो हर किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो 2n² से पता चलता है। जैसे आपको ये पता है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट इस तरीके से होते हैं। तो n की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह से n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह से 13 में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, और फोर्थ ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं ये हम 2n² से कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको पहले से पता होगा। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिटल इज़ 2। किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा 2 ही होते हैं। तो ये दोनों बातों से एक ही मीनिंग कैसे निकलता है ये आपको अगले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे आपने देखा कि सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब उसमें आगे 4 ऑर्बिटल होते होंगे, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन होते होंगे, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 ही होते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इनको आपको ठीक से समझ लेना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 नंबर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करना हो कि वो कौन से शेल में है, सब शेल में है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के अंदर। तो इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 numbers which give complete information about the electron in an atom। तो वो किस तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है ये आपको समझना है। तो ये 4 नंबर्स कौन कौन से हैं ये आप पहले नोट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये PAL स्पेलिंग जरा चेक कर लेना है आपको, क्वांटम नंबर, और इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है एजीमूथल क्वांटम नंबर जिसको हम
हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल s से। तो ये जो नंबर हैं ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ये समझने के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ। हालांकि ये डायग्राम इस तरह का बुक्स में नहीं है, फिर भी आपको इसको देख लेने से ये क्वांटम नंबर्स का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो मैं ये ऑर्बिट्स बना रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ये न्यूक्लियस है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन सपोज उसके राउंड में घूम रहा है इस तरह से। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑर्बिट को हम बोलते हैं शेल, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गई है टर्म, और इनको जैसे बोहर में KLMN से रिप्रेजेंट किया जाता था उस तरह से हम कर लेते हैं। तो शेल का आगे अगर फर्दर देखा जाए डिवीज़न, तो उसके कुछ सब शेल होते हैं। जैसे फर्स्ट शेल का तो एक ही सब शेल होता है, और सेकंड के 2 सब शेल होते हैं, इस तरीके से मैं इसको बना देता हूँ, और थर्ड के 3 सब शेल होते हैं, फोर्थ के 4 सब शेल होते हैं। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। इन सब शेल के कुछ नेम्स होते हैं जो हमारे सेकंड क्वांटम नंबर के बेस पर होते हैं। जैसे फर्स्ट का जो सब शेल है उसको 1s से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड के जो 2 सब शेल हैं एक को 2s लिखते हैं और एक को 2p, और थर्ड के जो 3 सब शेल हैं एक 3s होगा, एक 3p होगा, एक 3d होगा। ये s,p,d ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके बारे में आपको आगे पढ़ना है। और फोर्थ जो शेल है उसके 4 सब शेल होंगे जिनके नेम इस तरह से 4s, 4p, 4d और 4f होंगे। फिफ्थ के ऐसे 5 हो जाएंगे, उसमें 5g आ जाएगा, f के बाद g, h, इस तरह से उनका नेमिंग की गई है। तो सब शेल को आगे देखते हैं कि उसको फिर फर्दर आगे क्या है, ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट के जो फर्स्ट सब शेल है उसका 1 ही ऑर्बिटल होता है। तो s का सेकंड के जो 2 सब शेल हैं एक 2s है, एक 2p है, इसका एक ही ऑर्बिटल होगा, और p के होंगे 3 ऑर्बिटल्स। तो मैं यहाँ पे इस तरह से 3 बना देता हूँ। इस तरह से इसका जो थर्ड सब शेल है, थर्ड शेल के जो 3 सब शेल हैं, s का आगे एक ही ऑर्बिटल होगा, p के 3 होंगे और d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये किस तरह से कैलकुलेट किया है ये भी आपको समझना है हमारे थर्ड क्वांटम नंबर से। और इस तरह से यहाँ पर फोर्थ शेल की बात करते हैं, 4s का 1 होगा और p के 3 होंगे और d के 1, 2, 3, 4, 5। ये मैं f थोड़ा सा दूर बना लेता हूँ। ये 4f, f के आगे 7 ऑर्बिटल हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इनको हम जरा काउंट करके देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो फर्स्ट शेल में 1 ऑर्बिटल ही है, और सेकंड में आप देख रहे हैं 1 + 3 कितना होगा, 4 ऑर्बिटल्स होंगे, और थर्ड शेल में 1 + 3 प्लस कितने हैं ये 5, तो ये कितने हो गए 9 ऑर्बिटल्स हो गए। और इस तरह से फोर्थ शेल की बात करें 1 + 3 + 5 + 7, तो ये आपने टोटल कर लिया, ये 16 ऑर्बिटल्स हो गए। और आपको ये बताया था अभी कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी देख लेते हैं, मैक्सिमम कितने आते हैं। तो एक ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ये जो 4 ऑर्बिटल सेकंड शेल में बने हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से सब में 2 इलेक्ट्रॉन ईच आएंगे तो वो 18 हो जाएंगे। 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं, और 16 ऑर्बिटल में कितने होंगे 32। तो ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने कैलकुलेट किए हैं ये वही हैं जो 2n² से आता है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये देख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन जो इसमें आने हैं तो वो 2 तो s में आएंगे और 6 जो हैं वो p में आएंगे, क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ईच हो जाएंगे। तो इस डायग्राम को आप कहीं नोटबुक में नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में बनाना नहीं है कहीं भी, और इसी से आप क्वांटम नंबर जो चारों हैं वो एक एक करके समझ पाएंगे। तो हम पहला क्वांटम नंबर शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ लेते हैं। तो ये इसको आपको पता है कि n से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हमें मेन शेल का पता चलता है। जैसे ये न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शेल हैं, तो इसी के बारे में
हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। और n की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 जस्ट एक नंबर ऑफ शेल ही है, तो यही n की वैल्यू होती है। तो इस क्वांटम नंबर से हमें और क्या क्या पता चलता है वो भी आप नोट कर लीजिए। एक तो है एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस का मतलब है कि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से उतना दूर होगा। इससे एवरेज या अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस पता चलता है, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जो आपने प्रोबेबिलिटी वाला कंसेप्ट पढ़ा है। और सेकंड, इससे और क्या पता चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल सकती है। किसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के केस में आपने एक फार्मूला पढ़ा था इस तरह से 1312/n² किलो जूल पर मोल में, तो n की वैल्यू जो है ये 1 2 3 4 कुछ भी पुट करके आप उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते थे, तो एक ये पता चलता है। और थर्ड इन्फॉर्मेशन आपको क्या पता चलती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अगर आपको n की वैल्यू पता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट शेल, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। और तो वो किससे पता चलता है, वो 2n² से। ऐसा मैंने बता ही दिया था कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, इसमें 8 आ सकते हैं। n की वैल्यू 2 पुट करके आगे 18 32 इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप MCQ वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपसे पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, तो उसमें एक वर्ड यूज़ होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, जो है कि आपका कितना साइज़ है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर से पता चल जाएगा कि उस एटम के ऑर्बिटल्स कहाँ तक जा रहे हैं। तो ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। सेकंड देखते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर। तो आपको पता है कि इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये क्यों, मतलब क्वांटम नंबर आपको पूरा लिखना है। और इसको शेल के अंदर कितने सब शेल हैं, आपको बताया था कि शेल के बाद आगे सब शेल होते हैं, तो सब शेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस सेकंड नंबर वाले क्वांटम नंबर एजीमूथल क्वांटम नंबर से मिलेगी। अगर आपको n की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी गिवन हो सकती है, तो L की जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 to n-1 होंगी। सपोज n की वैल्यू 5 है तो L की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 4 उससे कम तक लेके जानी है। तो इस तरह से सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल आपको पता चल जाएगा। तो इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले ये शेल ले लेते हैं और उसमें n की वैल्यू देख लेते हैं कितनी होगी, और फिर L की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। और आगे हम नंबर ऑफ सब शेल भी देख लेते हैं कि कितने बनने वाले हैं, उस शेल के कितने सब शेल होंगे, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो वो देखते हैं कैसे होगा। ये मैंने लिखा है रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके पास ये इस तरह से शेल हैं कि L M N इस टाइप से, तो आपको पता है कि इसके लिए n की वैल्यू 1 और इसके लिए 2 3 4 इस तरह से वैल्यूज़ होती हैं। तो L की वैल्यू जो है 0 से लेकर n-1 तक जाना है, इससे एक कम तक। तो यहाँ पर तो वैल्यू जो रहेगी वो 0 ही रहेगी। तो ये एक वैल्यू है और इसका मतलब इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन है। तो जो फर्स्ट शेल का सब शेल होता है उसको हम 1s से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 ही सब शेल है। ये बात आपको सेकंड एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है कि सेकंड जो शेल है उसके लिए n की वैल्यू होती है 2, तो L की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 से स्टार्ट करके n से एक कम है, 2 से एक कम तो 1 होता है, तो ये यहाँ पर एक 0 लिखेंगे एक 1 लिखेंगे। तो ये 2 और 0 वाले को तो हम 2s से रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 और 1 मतलब n 2 हो और L 1 हो, तो उस सब शेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2p से। तो सेकंड शेल के ये जितनी वैल्यूज़ हैं, ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब सेकंड शेल के 2 ही सब शेल बनेंगे। आगे देख लेते हैं थर्ड n की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, 0 1 2
0 से स्टार्ट करके इससे एक कम तक आपको जाना है। तो 3 से एक कम होता है 2, तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन 3s 3p और 3d होने वाली हैं। n की वैल्यू 3 है और l 0 है तो वो 3s से रिप्रेजेंट होगा, n 3 और l 1 होगा तो p 3p होगा, और इस तरह से l की वैल्यू 2 होगी, n की 3 है तो वो 3d से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 3 ही सब शेल इसके बनेंगे। तो ये भी आपको पता है कि थर्ड शेल के 3 सब शेल होते हैं। आगे देखते हैं फोर्थ के केस में। तो इसके लिए L की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 1 2 3। आपको पता है कि इससे एक कम तक जा सकते हैं, और इनकी जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो 4s 4p 4d और 4f। तो ये कितने सब शेल बन गए हैं, 4 सब शेल बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आप 5 वाला एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे 5g ले लेंगे और 5 ही क्या होंगे, सब शेल होंगे। तो किस सेल के कितने सब शेल हैं और उनको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने यहाँ से नोट कर लिया है। इसमें और क्या नोट करना है वो आगे देख लेते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में आपको और क्या नोट करना है, एक तो जो आपने अभी भी सुना है SPDF, तो ये वर्ड कहाँ से आए हैं, ये स्पेक्ट्रा की लाइंस के कुछ नेम होते हैं, जैसे S शार्प, P प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज़, F फंडामेंटल। तो उनसे ये नेम लिए गए हैं, SPDF, ये इन नेम से ये आपको सिंपल जो हैं वो लिए गए हैं। स्पेक्ट्रा का कुछ ना कुछ क्वांटम नंबर से रिलेशन होता है जो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है। एक आपको ये भी याद रखना है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का से आप एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये L × L+1 h/2 पाई एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल होती है। L जो है ये इसकी वैल्यू होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। जैसे आपको याद होगा कि s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है। तो इस तरह से इस फार्मूले से आप एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि अगर कोई ऐसा ऑर्बिटल है, ऐसे सबशेल 2p हो गया, 3p हो गया, 4p हो गया, सबके लिए ही एंगुलर मोमेंटम सेम होने वाली है उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि p के लिए L तो क्या होता है, 1 होता है। तो चाहे वो 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, इस तरह से वहाँ 3s 2s 4s सबकी एंगुलर मोमेंटम सेम होगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे बताया गया है कि वो L पर डिपेंड करती है और n पर नहीं। और ये जो h/2 पाई है, इसकी जगह पे कई बुक्स में खाली h लिखा होता है। एक्चुअली वो h नहीं होता, h स्टार होता है, इस तरह से लिखा होता है। उसका मतलब h/2 पाई ही होता है। तो फार्मूला यही है एंगुलर मोमेंटम का, ये आपको दिमाग में रखना है। और एनर्जी जो होती है सबशेल की, अगर आप ये S सबशेल की बात करें, और जैसे फोर्थ शेल में आगे 4 सबशेल हैं, 4s 4p 4d, तो उनका जो एनर्जी है वो इस ऑर्डर में रहती है। S वाले की कम होती है, P वाले की थोड़ी ज़्यादा, और D वाले की और ज़्यादा, और F की इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। थर्ड नंबर पर देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, ml से भी करते हैं, कई बुक्स में ऐसे लिखा होता है, लेकिन मेनली हम इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जगह पे हम लिखते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, की इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस डायरेक्शन में गई है, तो उससे हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चलेंगे। ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन ये आप एक ही चीज़ समझ सकते हैं। और इसके लिए आपको L की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। अगर L की वैल्यू गिवन है, जैसे कि 0 1 2 3 कुछ भी होगी, तो m की वैल्यूज़ जो होंगी -L2 + L होगा इंक्लूडिंग 0। इंक्लूडिंग 0 का मतलब है 0 मिलाकर कितनी वैल्यूज़ बनेंगी टोटल, तो वो आपको देखना है। एक आपको ये याद रखना है कि L की वैल्यूज़ क्या क्या होती थी। आपको ये तो पता है SPDF, ये इस तरह के क्या हैं, ये सबशेल हैं। और L की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 इस टाइप से होती थी। मतलब कि S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है और F के लिए 3 है। तो पहले आप इसको लर्न कर लीजिए, तो आपको नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने में हेल्प होगी इससे। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4s सबशेल, S सबशेल के लिए आपको पता है कि L 0 है, और इसीलिए क्या होगा, m भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि -0 से +0 कुछ भी नहीं होता। तो ये एक 1 वैल्यू है।
1 वैल्यू है तो इसका मतलब जो है एस सबशेल का 1 ऑर्बिटल है, मतलब कि 1 ओरिएंटेशन है और उसकी डायरेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, एक ही पर्टिकुलर है, मतलब एक जैसी है हर तरफ से, मतलब कि वो एक स्फेरिकल शेप में होता है। तो इस तरह से आपको पता चला कि एस सबशेल का एक ही ऑर्बिटल है। मैं आगे करके दिखा देता हूँ पी के लिए। 4p सबशेल l कितना है 1 है, तो इसका मतलब m की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, m की वैल्यूज़ -1 से लेकर +1 तक, क्योंकि l से ही आपको स्टार्ट करना है, -l से +l तक, तो -1 0 +1, तो ये 3 वैल्यूज़ हो गई। तो इसका मतलब है कि इसके 3 ऑर्बिटल्स होने वाले हैं p के, या 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड 3 डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। तो जो p सबशेल के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम px, py और pz से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कई बुक्स में ये भी लिखा होता है कि pz जो है ये m0 वाला लेते हैं, x के लिए +1 और y के लिए -1, हालांकि वो फिक्स नहीं होगा, लेकिन इस तरह से कन्वेंशन होती है। तो फिर भी आपको सिर्फ इतना ही लर्न कर लेना है कि p सबशेल के लिए m की 3 वैल्यूज़ होती हैं, -1 0 +1, और इस तरह से 3 जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने ही क्या होंगे ऑर्बिटल होंगे। इनके नेम आप आगे भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से p सबशेल के हुए 3 ऑर्बिटल। आगे देखते हैं 4d सबशेल। तो d सबशेल के लिए आपको पता है कि l क्या होता है 2 होता है, तो इसलिए m की कितनी वैल्यूज़ होंगी -2 -1, ये -2 से लेकर +2 तक, -2 -1 0 +1 और +2, तो ये कितनी वैल्यूज़ हो गई हैं, ये 5 वैल्यूज़ हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि d सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके नेम इस तरह से होते हैं जो आप बाद में लर्न कर लेना, dxy, dyz, dxz, dx² -y² dz², तो ये आप बाद में पढ़ लेंगे, इनकी शेप्स भी देख लेंगे। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि l की वैल्यूज़ से ही आप m की वैल्यूज़ निकालेंगे और उससे पता चलेगा कि कितनी ऑर्बिटल्स हैं। तो आप एक और बता दीजिए अपने आप कैलकुलेट करके कि f सबशेल के कितने ऑर्बिटल बनने वाले हैं। उसके लिए l तो आपको पता है कि 3 है, तो m जब आप -3 से लेकर +3 लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लिख के आपको देखना है कि कितने ऑर्बिटल बनने वाले हैं। तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि ये 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे उसके f सबशेल के। तो अगर आपको l की वैल्यू पता होती है, l की वैल्यू आगे f के बाद अगर आप आगे करें तो l की वैल्यू किसी न किसी के लिए 4 5 6 भी होगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि l की वैल्यू 7 है तो बताइए ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे वो, क्योंकि ये यहाँ से वहाँ तक लिख के देखना माइनस से प्लस तक ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए आप 2l+1 याद रखें। 2l+1 l की जो भी वैल्यू है तो वो यहाँ पुट करिए, तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता चल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो ऑर्बिटल कितने हुए हैं 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए ये 2l+1 ये फार्मूला भी आपको लर्न कर लेना है। इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आपको एक ये टर्म भी पता होनी चाहिए कि व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये है द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये आपको अगर समझ नहीं आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1s ऑर्बिटल होता है, 2s होता है, 2p होता है, इस तरह से 3s 3p होते हैं जो ये सबशेल बनाए थे। तो सबशेल के फिर आगे ऑर्बिटल थे, तो p कोई भी हो, चाहे 3s है या 3p है, तो उनका आगे ऑर्बिटल्स px, py, pz इस तरह से होते हैं। और आगे d के भी आपको पता है कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो सबशेल्स हैं इनकी एनर्जी तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, लेकिन इनकी नहीं होती है। एक ही सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, चाहे वो p के जैसे 3 हैं और d के कितने हैं 5 हैं, तो वो एक सेम ही एनर्जी लेवल पर रहते हैं। तो 2p के जो 3 ऑर्बिटल बनेंगे वो 2px, 2py और 2pz बनेंगे और वो तीनों एक ही एनर्जी लेवल के होंगे। तो यही तो डेफिनेशन है डीजेनरेट ऑर्बिटल की। द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
आगे देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो लास्ट क्वांटम नंबर है ये है स्पिन क्वांटम नंबर। ये आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, तो ये आप समझिए कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर किसी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता है, मतलब कि घूमता है। ये आप अर्थ से कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमती है। तो वो उसकी जो अपनी एक्सिस के अराउंड जो स्पिन होती है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, किस डायरेक्शन में है, उसके बेस पर ये क्वांटम नंबर बताया गया है। तो इसमें ऐसे ही आपको नोट करना है कि फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर, उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है। और फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसमें जो ये होगा स्पिन क्वांटम नंबर वो -12 होगा। ये प्लस और माइनस जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप आगे पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिटल में जैसे आपने सुना है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक उसमें पॉजिटिव स्पिन वाला होता है मतलब क्लॉकवाइज वाला, और एक होता है नेगेटिव स्पिन वाला मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग जो है वो सेम नहीं होती है। और ये प्लस माइनस का मतलब आपको पता चल गया है कि अपोजिट डायरेक्शन। हाफ क्यों लिया है, हाफ एक्चुअली जो भी क्वांटम नंबर्स होते हैं उन जो भी साथ साथ वाले क्वांटम नंबर होते हैं, जैसे आपने n के बारे में सुना है कि उसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे होती है, तो 2 साथ साथ वाले जो क्वांटम नंबर हैं उनका डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। इस तरह से l की वैल्यू 0 1 2 3 इनमें भी डिफरेंस 1 होता है। m की वैल्यूज़ जैसे किसी के लिए -1 0 +1 है, तो इनमें भी 2 साथ साथ क्वांटम नंबर जो भी हैं उनका डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। तो ऐसी सिर्फ यही वैल्यू हैं हाफ हाफ वाली कि जिनका डिफरेंस 1 है और साइन अपोजिट है। तो आप इनका डिफरेंस लेकर देख सकते हैं। डिफरेंस के लिए मैंने ये माइनस लगाया है और ये 1 है, तो ये इसलिए इसको हाफ लिया है। अदरवाइज़ और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती अगर आप कहें कि -1 और +1 में भी साइन अपोजिट हैं, लेकिन उनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस तो उनका 2 है, 1 नहीं है। तो 1 तो सिर्फ इसी का है, तो इसलिए इनको हाफ हाफ लिया गया है। और एक होगा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आगे आपको ये टेबल नोट कर लेना है कि सबशेल जो होते हैं जैसे S P D और F, तो ये आपने पढ़े हैं। और L की वैल्यू आपने लर्न कर ली होगी कि S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3। तो इस तरह से ये भी आपको याद है। तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स जो हैं वो मैंने 2l+1 आपको बताया था, उससे भी कैलकुलेट हो सकते हैं कि l की वैल्यू अगर आपको पता है तो आपको नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स पता चल जाते हैं। तो s का 1 ऑर्बिटल होता है और p के कितने आएंगे, इस फार्मूले से भी आएंगे 3, और वैसे भी आपने पढ़ा है कि वो -1 0 +1 3 वैल्यूज़ होती हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स। तो d के इस हिसाब से कितने ऑर्बिटल्स बन जाएंगे 5, और f के कितने बने थे अभी 7। तो आपको ये भी पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो s में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 आएंगे क्योंकि 1 ऑर्बिटल है। p में मैक्सिमम जो हैं वो 6 आ पाएंगे, d में 10 आ पाएंगे और f में 14 आ पाएंगे। तो इस तरह से ये आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में चारों क्वांटम नंबर्स लर्न कर लेना है, नहीं तो आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे।